हेलो एवरीवन। तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जिसमें 5,512 पद थे और कुल मिला के ये जो विज्ञापन आया था 2023 में आया था। परीक्षा आज यानी कि 29 जून 2025 को संपन्न हुई है। तो हम देखेंगे कि प्रश्नों का लेवल क्या रहा। सबसे पहले तो ये कि जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए उनको आप आसान नहीं कर सकते हैं। प्रश्न जो थे वो टाइम टेकिंग थे, यानी कि एक बार पढ़कर तो आप उत्तर नहीं ही दे सकते थे। प्रश्नों को कम से कम 2 बार और सावधानी से पढ़ना होता था। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आसान नहीं थे। मैं ये कहूँगा कि आसान पेपर था ही नहीं, ये मॉडरेट टू टफ लेवल में जाएगा जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस सी का यह पूरा सिलेबस है। और अब तक जो पैटर्न रहा है उससे अलग हटकर प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। फिलहाल उपस्थिति की बात करते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उपस्थिति जो है यह ऑल ओवर 53 से 60% के बीच में रही है, यानी कि कुल मिला के 53% से लेकर 60% के बीच अभ्यर्थी जो है वो उपस्थित रहे। लखनऊ के बारे में बात करें तो लखनऊ में लगभग 56% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। प्रयागराज के बारे में बात करें तो लगभग 52% लोग परीक्षा में शामिल हुए। वाराणसी में उपस्थिति रही है लगभग 55% के आसपास। मेरठ में जो उपस्थिति है वो लगभग 58% है। आजमगढ़ में 54%, अलीगढ़ में 50% और कानपुर जोन में 59% के आसपास। तो इस प्रकार से यह उपस्थिति रही है। जो पेपर यहाँ पर आया है कुल मिला के 100 प्रश्न जो पूछे गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय रहे। आइए देखते हैं इसकी आंसर की, और सभी प्रश्नों की आंसर की मैंने बहुत ही सावधानी से तैयार किया है, तो गलत होने की संभावना बहुत कम है। हाँ, अगर किसी प्रश्न पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हिंदी के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों को आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि हो सकता है कि जो आपका पेपर सेट हो उसमें प्रश्न थोड़े से क्रम अलग अलग हों, ऊपर नीचे हों, लेकिन प्रश्न यही पूछे गए थे। तो कौन सा विकल्प पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता है? आपको पता है कि बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी ये सभी पूर्वी हिंदी में हैं। जबकि बात करें ब्रज के बारे में तो यह जो है पश्चिमी हिंदी है, यानी कि उत्तर बनेगा विकल्प सी। दूसरा क्वेश्चन था कि विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था, इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? तो व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? इसका उत्तर है भाववाचक, विकल्प ए सही है। हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। इसमें जो चंद्रबिंदु है ये क्या है? तो दोस्तों ये है आपका अनुनासिक, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। एला यानी कि इलायची, पर्यंक यानी कि पलंग और मशक यानी कि मच्छर। तो यहाँ पर सही तद्भव आपका जो बन रहा है वो विकल्प बी में बन रहा है, इलायची, पलंग और मच्छर। उष्ट्र शब्द तत्सम शब्द है, तो गायक, तो देखो ये हो जाएगा गायक भी जो है ना तत्सम हो जाएगा। इसका जो तद्भव होगा वो क्या रहेगा? गवैया बनेगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन था कि परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प, परिभाषा से युक्त असंगत विकल्प कौन सा है? तो 6 में जो विकल्प है, हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी है, ये बिल्कुल सही है। और पंजाबी की लिपि गुरमुखी व उर्दू की फारसी है। भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो विकल्प बी में है। भाषाओं की विविधता को मानकीकरण कहते हैं। यह मानकीकरण होता है ना, विविधता नहीं बल्कि एकता को दर्शाता है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? तो देखो, कहने सुनने वाले के स्थान मतलब जो होता है ना उसको क्या कहते हैं? उसको पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका उत्तर क्या है? ये डी वाला रहेगा, पुरुषवाचक। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था? देखो, प्रश्न पूछा गया था कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उसने खुद तो किया नहीं, उसने प्रेरणा दी थी। तो 8 का जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये सही रहेगा, विकल्प ए। अत्युष्म का शुद्ध संधि, विच्छेद एवं संधि आपसे पूछा गया है, तो ये आएगा अतिधन ऊष्म, इसमें यण संधि होगी, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब सहा नहीं जाता, यह वाक्य किस प्रकार का है? अब सहा नहीं जाता, यह कर्म संदेह संकेत तो है नहीं, यह भाववाच्य है, विकल्प डी करेक्ट है। कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? कौन सा शब्द है जो कि हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? सरदार, स्वार्थ, संसार और सजल। इसमें देखो उपसर्ग की बात हो रही है और उपसर्ग इसमें से
कोई नहीं है। ठीक है, इसको आप सर्च करेंगे तो सजल शायद आ जाए आप में, लेकिन ये भी नहीं है। सही जवाब उत्तर ई है। परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प कौन सा है? परिमाणवाचक, इसमें ज़्यादा, 5 किलो, कम, ये विकल्प सी वाला सही था। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछा था, तो अभ्यर्थी होता है ना कि अभ्यार्थी। बाकी अहल्या, आप्लावित, साप, ये सब सही था। अभ्यार्थी नहीं होना चाहिए था, तो ये जो है अशुद्ध है। बाड़ाहत शब्द में समास कौन सा है? बाड़ाहत यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प डी आपका जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्पों में असंगत प्रत्यय विकल्प कौन सा है? असंगत, आप देखेंगे यहाँ पर कौनते, राधे और पाथे, इसमें ए आ रहा है। राष्ट्रीय ये अलग है, तो हमारा जो उत्तर है वो विकल्प सी है, राष्ट्रीय। तत्सम शब्द खटवा का तद्भव क्या होगा? खाट होगा, ये विकल्प सी सही है। और मृदु का विलोम कटु है, मृदु का विलोम कटु है, तो हर्ष का क्या होगा? हर्ष का दीर्घ हो जाएगा। 17 का जो जवाब है वो ए है। वह हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो वह हवा से बातें कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये लक्षणा शब्द शक्ति होगा, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प बेमेल है? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो डी बनेगा। सुनार, लोहार, कुम्हार, ये बेमेल है आपका, तो विकल्प डी ही करेक्ट होगा। कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते हैं, तो इसमें जो होगा ना बुरे की बुराई से अच्छों को हानि न होना, विकल्प ए आपका जो है वो करेक्ट है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा था, रमेश की तो अक्ल मारी गई है, ये सही है। मुझे हिंदी आती है, सही है। इसके अलावा देखेंगे तो मुझे आपका काम अच्छा लगा, ये भी सही है। आकाश में झंडा फहरा होना चाहिए था, लहरा लिखा हुआ है, तो ये जो है गलत है, और यही हमारा जो है उत्तर बन जाएगा। तो उत्तर क्या है? विकल्प डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? आपको पता है ना कि जो शब्द शक्ति होता है उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है अभिधा, दूसरा व्यंजना, तीसरा लक्षणा। तो इसमें जो है ना 3 वाला विकल्प सही था। देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प पूछा था, तो देशज शब्द की दृष्टि से जो सही विकल्प है वो क्या होगा? तो 23 का जो जवाब है बताओ, ये होगा फटाफट, खचाखच, डांडी, तो ये विकल्प ए ही आपका जो है करेक्ट है। आदि का विलोम अंत, तो अथ का इति होगा, विकल्प बी। अभ्यागत का पर्याय नहीं है, अभ्यागत का पर्याय कौन सा नहीं है, ये प्रश्न आया था, तो इसका उत्तर है आतिथ्य। अभ्यागत मतलब पाहुन, मेहमान, आगंतुक, ये सब हो जाएगा, लेकिन आतिथ्य नहीं होगा, तो विकल्प सी करेक्ट है। पैर से लेकर सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक होगा, विकल्प सी करेक्ट है। ये जो चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है, पूछ रहे हैं कि इस चिन्ह का नाम क्या होता है। जब पूरी कहानी खत्म हो जाती है तब आप ऐसे लिख देते हैं ना, तो यही है चिन्ह। ये कौन सा विराम चिन्ह है? ये इतिश्री का होता है, विकल्प ए करेक्ट है। जल शब्द कैसा है? जल जो है रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है। देखो जल जो है ना ये रूढ़ शब्द है, ये योग रूढ़ नहीं है। ठीक है, तो विकल्प डी आपका करेक्ट है, 28 का डी। और असंगत पर्याय कौन सा है? चिकुर, सिरोरु, अलक, कुंतल। चिकुर माने क्या होता है? बाल होता है। अलक माने भी बाल होता है। कुंतल माने भी बाल होता है। सिरोरु मतलब क्या होता है? ये होता है सिरका। तो अब आप समझ गए होंगे, असंगत यही है, आपका बी वाला उत्तर बनेगा। मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा, तो ये आपकी हिंदी हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो प्रश्न आए हैं ना, ये सारे प्रश्न जो हैं आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो उनको तो हम यहाँ पर अभी हल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको हल करके एक अलग वीडियो में अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट 46 नंबर से आपका जो जीएस है ये स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं। अब देखो जीएस में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहले तो करंट है, इसके बाद जीएस है, यूपी का भी बहुत सारा प्रश्न है वो भी देखेंगे, और कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी देखेंगे। तो पेरिस ओलंपिक, अब देखो प्रश्न यहाँ पर ना आसान नहीं है, तो ये देखना कि जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो कितने प्रश्नों का उत्तर आप दे पाते हैं, ये चेक करना अपने आप को। इसके बाद उत्तर तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देख रहे हैं प्रश्न जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 से उठाया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा।
भारत ने 6 पदक अर्जित किए थे, 1 रजत और 5 कांस्य, ये भी आपको याद होगा। भारत समग्र पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा था। देखो बहुत मान्यूट से अंतर किया है, भारत जो है वो 71वें स्थान पर रहा था, ना कि 70वें। ये आपका जो है गलत हो गया और यही आपका आंसर हो गया। भारत ने 16 किलो में रिकॉर्ड 117 एथलीटों का दल भेजा था, ये भी सही है। तो उत्तर है इसमें विकल्प सी वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, जो नाविक नाम है ना, नाविक आपको याद होगा, नाविक कुछ मोबाइल फ़ोन इसका सपोर्ट देने लगे हैं। तो इसमें तो इनसैट, जीपीएस इंडिया, गगन और आईएनएसएस दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नाविक इसमें नाम ही नहीं है, तो ई हमारा उत्तर बनेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार डैश द्वारा डैश कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो आपको याद होगा ना, बायोस्फीयर रिजर्व का जो विचार था यह यूनेस्को के द्वारा मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो विकल्प ए 48 का जो विकल्प ए है ये सही है। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प ए, जिसका क्वेश्चन पेपर इन्होंने बिल्कुल सही किया है। इसके बाद है 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखो ध्यान देना, थीम बहुत पूछता है, और आप देख रहे हो ना कि करंट भी लगभग 1 साल पुराना करंट भी है और एकदम करंट भी है, मतलब इस साल का भी है। तो 28 फरवरी 2025 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम पूछ रहा है यहाँ पर। तो थीम रट के जाना, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर था। अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और उन्हें अक्सर भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विकल्प ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना गुरु घासीदास ने की थी, विकल्प सी सही है। आपको याद होगा ये 19वीं शताब्दी में गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में थे, उन्होंने ही सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है। मौद्रिक नीति का यह है आपका नैतिक प्रत्यायन, विकल्प सी करेक्ट है। 54वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। नदियों का उद्गम, तो ये भी आप टॉपिक मतलब अगले एग्जाम में आप अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो ये है आपकी नर्मदा नदी, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। भारत में वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद है कितने हैं, 8 हैं भाई साहब, ठीक है। तो दूसरा वाला है, केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। और लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किया गया था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी, ये सब सही है, 2, 3, 4 सब सही है। तो विकल्प ए में दिया गया है 2, 3, 4, तो उत्तर है विकल्प ए। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के आय, पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण यानी कि IRAC के विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत वह अवधि कितनी है जिसके बाद कोई भुगतान नहीं दिए जाने पर ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यह है 90 डेज, विकल्प डी इसमें उत्तर था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपको पता ही है ना कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई 3:2 में है, ठीक है। इसके बाद ये जो अनुपात है ये 3 का है, ये अनुपात 2 का है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि पुरस्कार विजेता, पुरस्कार श्रेणी और क्षेत्र निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो चौधरी चरण सिंह को क्या मिला था, डॉक्टर बैजयंती माला को। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका मैच है, ठीक है, 1 to 1 आपका मैच है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला था, करेक्ट है। डॉक्टर बैजयंती माला को मिला था पद्म विभूषण कला के लिए। न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी मरणोपरांत भारत ज्योति पुरस्कार और श्री बदरप्पन को मिला था पद्मश्री कला। तो 1, 2, 3, 4 वाला जो विकल्प था ये बिल्कुल सही था, सीधे सीधे आपका मैच हो रहा था। अगला क्वेश्चन था,
संसदीय कार्य मंत्रालय के आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार युवा संसद किशोर सभा कक्षा 9 से 12 के लिए के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उत्तर हैं वो लगभग सही हैं। तो या तो विकल्प ए सही होगा, प्रत्येक सत्र में लगभग 50-55 छात्र प्रतिभागी शामिल हो सकते हैं। दूसरा वाला तो करेक्ट है, चर्चा की जाने वाले विषयों में विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, भागीदारी प्रति वर्ष प्रति संस्थान केवल 1 सत्र तक ही सीमित है, यह युवा संसद वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है, सब सही है। तो या तो ए होगा या फिर ई होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय भाषाओं के बीच वास्तविक समय अनुवाद प्रदान करने के लिए जो माइटी है MITY द्वारा शुरू की गई AI संचालित जो पहल है उसको भाषणी नाम दिया गया है? विकल्प जो बी है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद संख्या और प्रावधान दिया गया है, आपको पता है इसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, बहुत ठीक ठीक दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करती है, सही है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 जो है यह नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, ये भी आपका सही है। तो आराम से इसका उत्तर आप दे सकते थे, बिल्कुल डी वाला जो विकल्प है ये सीधे सीधे आपका जो है यहाँ पर मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि गरीबी के आकलन की पद्धति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? संथाली जोड़ी गई थी, डोंगरी, मैथिली, बोडो सभी जोड़ा गया था। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जोड़ी गई थी। विकल्प ई आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है 2023 में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई, विशेष रूप से पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के संबंध में? तो ये जो इसका उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तर बनेगा विकल्प ए। ये जो आपका COP 28 है 2023, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 2023। अगला क्वेश्चन है कि रेल बजट 2016 से 2017 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य गति प्रतिबंधों को हटाकर और पारंपरिक ट्रेनों को MEMU DEMU से बदलकर ट्रेन की गति बढ़ाना है? तो ये था आपका मिशन रफ्तार, विकल्प डी करेक्ट है, मिशन रफ्तार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैक एड्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो जो मैक एड्रेस होता है यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है, इसमें विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? तो ये होगा नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, विकल्प डी करेक्ट है। 68वां क्वेश्चन था दी गई भंडारण प्रौद्योगिकियों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं सूची 2 से मिलाना था आपको। तो यहाँ पर देखो दिया गया है EEP, ROM, NVMe, SDD और DRAM। तो इसको जो है ना मैच कराना था। तो 68 में आप देखेंगे जो EEP ROM है ये विद्युतीय रूप से मिटने योग्य और प्रोग्राम योग्य है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो A का 4 किस में दिया गया है? तो A का 4 देखो केवल विकल्प 4 में दिया गया है, तो ये 4 वाला जो था ये आपका उत्तर बन जाएगा। B वाला जो था ये 3 में जाएगा। PCI एक्सप्रेस बस SSD को सर्वर स्टोरेज से जोड़ती है, NVMe। और HDD क्या है? तो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स मैग्नेटिक स्टोरेज HDD। तो देखो इस प्रकार से ना कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चिंता मत करिएगा, प्रश्न जो है अगर टफ है तो सभी के लिए टफ रहेगा। अगला क्वेश्चन है IPv6 और IPv4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया था। कारण बता रहे हैं कि IPv4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त IP एड्रेस उपलब्ध नहीं करा पाया। तो देखो कथन सही है, कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, तो उत्तर बनेगा विकल्प डी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भंडारण क्षमता इकाइयों, अब यहाँ पर देखेंगे
किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट को आपको मैच कराना था। ये तो आप आसानी से करवा लेते, क्योंकि इसमें किलोबाइट मतलब 1024 बाइट का बनता है 1 किलोबाइट, गीगाबाइट बनता है 1024 मेगाबाइट का, टेराबाइट 1024 जीबी का बनता है, मेगाबाइट जो है यह 1024 केबी का बनता है। तो ये बिल्कुल क्लियर था आपका यहाँ पर, विकल्प बी वाला जो था ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से डैश और क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना उपयोगकर्ता को मार के आए हैं टिक, जबकि उत्तर इसका बनेगा विकल्प ए सेंसर। ठीक है, ये सही था। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये भी थोड़ा टफ था, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि सब टोटल 9:1 रेशियो A10 किस प्रकार से सम A1 रेशियो A10 से अलग है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसका उत्तर वैसे विकल्प सी है। ठीक है, सब टोटल मैनुअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों फिल्टर के साथ को अनदेखा करता है, लेकिन मुझे पता है कि इसका उत्तर बहुत सारे लोग नहीं दे पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि डैश उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने, तो ये स्पूफिंग बोला जाता है, इसे फिशिंग। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अक्सर आप फेसबुक पर देखते होंगे, बहुत सारे ऑफर आपको दिखते हैं, और फ्लिपकार्ट, अमेज़न ऐसी वेबसाइट का देखेंगे ना, जरा सा अंतर रहेगा और आप वहीं पर गड़बड़ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे बॉट कहते हैं। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। हार्डवेयर घटकों को उनके कार्यों, यानी कि हार्डवेयर घटक हैं, उनके कार्य क्या हैं, ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो 75 का जो विकल्प है वो कौन सा रहेगा। जैसे कि जीपीयू का काम क्या है, जीपीयू का काम क्या है, जीपीयू ग्राफिक्स और विजुअल डेटा की डेडिकेटिंग प्रोसेसिंग करता है। ए का 3 वाला मैच हो रहा है, तो यहाँ पर ए का 3 केवल एक में ही है, तो विकल्प ए सही है। बी का 1 जाएगा, रैम जो है सक्रिय एक्टिव प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी डेटा संग्रहण करता है। और एसएसडी क्या है, अस्थायी डेटा के लिए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। सीपीयू क्या है, सीपीयू है आपका यहाँ पर निर्देशों को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। तो ये आपका विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो विकल्प सी करेक्ट है यहाँ पर। डोमेन नाम प्रणाली यानी कि DNS के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे DNS सर्वर डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं, सही है। DNS जोन ट्रांसफ़र के लिए TCP और क्वेरीज के लिए UDP उपयोग करता है, सही है। DNS कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है, सही है। DNS डोमेन नामों को IP एड्रेसेज में अनुवादित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। उत्तर क्या बनेगा, उत्तर इसका बनेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन को पहचानिए। 78 में निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ संदर्भों को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है। विकल्प ए जो है यही आपका उत्तर था, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी आपको। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि प्रश्न जो है ना वो टाइम टेकिंग है, एग्ज़ाम में एक अलग प्रकार का प्रेशर भी रहता है, तो उसके मद्देनज़र तो ये और भी टफ मैं कहूँगा। खैर, आपको पेपर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने ये परीक्षा दी है। प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग यानी कि NLP में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है। तो टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प ए है यही आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि मोबाइल टैबलेट स्क्रीन के प्रकारों सूची 1 को उनकी विशेषताओं से मिलाइए। अब यहाँ पर देखो आसान था, थोड़ा सा भी अगर आप जागरूक होंगे। अमोलेड जो डिस्प्ले होता है यह विविध जो अलग अलग रंग होते हैं, वास्तविक काले, सेल्फ लिट पिक्सल, यानी कि ए का जो है वो 4 जाएगा। ए का 4 इसमें देखो विकल्प डी में दिया गया है। बी का क्या होगा, LCD, ये बैकलाइट बजट डिवाइसों में आम होता है। सी का 1 रेटिना डिस्प्ले, उच्च पिक्सल डेंसिटी होती है एप्पल में। और ई इंक क्या है, तो कम शक्ति ई रीडर्स में। तो मतलब कुल मिला के इसका जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे,
बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे यहाँ पर यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में कितने सही हैं? तो यहाँ पर कितने सही हैं? तो देखो यहाँ पर यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है, ऐसा तो नहीं है। हिंसा और शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा, ये भी नहीं है। यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, नहीं। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है केवल एक सही है, यही वह लास्ट वाला चौथा जो है केवल यही आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का उनके संबंधित खेलों से मिलान कीजिए। तो देखो मिलान करना ही मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी होते हैं ना जिनके नाम बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि ये खेलते क्या हैं, जैसे कि मीना शाह, रणवीर सिंह, वंतिका अग्रवाल और प्रीति पाल, आपने नाम सुना होगा शायद, लेकिन खेलों के साथ याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या उत्तर बनेगा? देखो उत्तर बनेगा ए का 3। मीना शाह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ठीक है, और ए का जो है ना 3 बनेगा। बी का रणवीर सिंह वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं और वंतिका अग्रवाल ये शतरंज खेलती हैं, ठीक है, और प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो विकल्प डी जो है आपका सही हो रहा है, 82 का जो विकल्प डी है यह सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बदायूं के पुराने नामों में एक बुद्धमऊ था, सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 ईस्वी में बदायूं का किला फतह किया था, गलत है, 1197 होना चाहिए था, 1 साल पहले लिख दिया है। तो महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था। बदायूं 1801 में ब्रिटिश नियंत्रण में आया था, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर है वो विकल्प बी को आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, जिसे 2022 में संशोधित किया गया, का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता अवधि क्या है? 84 में यहाँ पर सूचना की अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष, यानी कि विकल्प ए ही आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था, सारनाथ में दिया था ना, तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत। कुरु, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य देश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे, सही है। सम्राट अशोक ने मध्य देश के कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए, सही है। 2 और 3 सही हैं, विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित जिलों को उनके संबंधित ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जो है आपको मैच कराना था। तो 86 में क्या है? भदोही में क्या बनता है? कालीन बनता है। कन्नौज का इत्र फेमस है। लखनऊ में चिकनकारी होती है। मुरादाबाद में धातु शिल्प है। तो ये आपका विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियाँ उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा बनाती हैं? पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा बनाती हैं शारदा और खकरा, यानी कि विकल्प सी सही है, ठीक है। 87 का सी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये तो नहीं है, पहला वाला सही था, यानी कि अभिकथन सही है, कारण जो है वो गलत है, विकल्प बी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान जीता था? तो यह कौशाम्बी था, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद, पहले उसका नाम क्या गया था? इलाहाबाश, अब उसे इलाहाबाद कर दिया गया था। तो अकबर ने स्थापना की थी, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन था,
उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो ई है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही था, क्योंकि उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं कक्षा पास की हो, ज़रूरी है। उम्मीदवार की कुल पारिवारिक आय 3 लाख प्रति वर्ष से, वैसे 10वीं पास भी शायद था यहाँ पर, ए या ई में से कोई एक होगा, बाकी देख लेना आप इसको थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी सब सही लग रहा है। यूपी एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी? तो देखो यहाँ पर एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी गई है। विकल्प सी आपका जो है ये करेक्ट है। स्मृतिका युद्ध स्मारक डैश में स्थित है और इसकी आधारशिला डैश द्वारा रखी गई थी। ये था लखनऊ छावनी में स्थित है। जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन था 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में जो श्रेय जोड़ी थी, तो इसका उत्तर क्या है? ये हैं आपके सर स्वीनन जैकब और श्री हीरा सिंह, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर को सूचित किया गया 5 सितंबर 1997, ये सही है। और प्रशासनिक मुख्यालय खलीलाबाद है, ये सही है। मुझे ना यहाँ पर तो भाई साहब केवल आप ये मैच करवा सकते थे प्रशासनिक मुख्यालय, क्योंकि कौन याद रख पाएगा कि मतलब किसी ज़िले का जो सृजन है कब किया गया था, बड़ा मुश्किल काम है। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड, ये तो पता ही आपको, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। अगला है बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन 2 बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल। ये कहाँ गया दक्षिणांचल वाला? दक्षिणांचल जल विद्युत और पूर्वांचल, हाँ, ये विकल्प डी आपका जो है सही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि जीडा की स्थापना कब हुई थी? तो जीडा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 30 नवंबर 1989 में। विकल्प इसका सी सही है, ठीक है। 99 क्वेश्चन आ गया है आपका और इसके बाद 100 प्रश्न हो जाएंगे पूरे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ये था आपका महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा। विकल्प सी सही है। और ये अंतिम प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल हैं? अब देख रहे हैं प्रश्न, तो इसमें जो उत्तर है वो विकल्प डी है, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। तो कितने प्रश्न आपके सही हुए और रीजनिंग क्या हल करवाई जाए, दोनों के ही जो है आप आंसर लिखिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है दोस्तों, बेहिचक कमेंट करिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।